तो अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेडिंग डालें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या कोई मुझे याद दिलाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन कंप्लीट किया था के का। क्या था? के की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। क्या है था? ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, ऐसा कुछ आया था के की वैल्यू। अच्छा, टी हाफ की वैल्यू क्या आया था? ए नॉट अपॉन। तो क्या टी हाफ की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी? कर रही थी ना? ओके, ठीक है। तो आज फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एन की वैल्यू 1 रहनी चाहिए, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। वापस से चलो लेते हैं। इसके लिए क्या कोई मुझे रेट बताएगा? क्या लिखना चाहिए मुझे? दिस इज इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू बताओ डी ए बाई डी टी। दिस इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर 1। क्या ये होना चाहिए? तो अगर मैं यहाँ से ऐसे इस दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, मैंने कहा डी ए बाई डी टी दिस इज इक्वल्स टू, अभी ये माइनस होता है ना, तो इधर होना चाहिए माइनस के ए टू दी पावर 1 यानी कि ए। अब इस माइनस वाले साइन को यहाँ से यहाँ इस तरफ ट्रांसफर कर दिया। फिर मैं, चूंकि मुझे पता है कि मुझे आगे चल के इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए कौन जो ए है तो ए तो एक साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लिखना होगा डी ए बाई ए दिस इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी, ऐसा कुछ होगा। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ बेटा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/8 ये होगा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यही होगा। तो बताइए 1/x dx का इंटीग्रेशन नहीं, फिर से गलती करो। ln x मैंने बोला था, log और ln ये मैथमेटिक्स नहीं है। तो log और ln में थोड़ा सा भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ln x होता है। ln मीन्स नेचुरल लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ln a दिस इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस, आपको पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगेगा। फिर मैंने कल की क्लास में, यानी कि जो भी कल गया होगा उस क्लास में मैंने c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए t की एक वैल्यू पता की थी। क्या? अगर मुझे c की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे t की वैल्यू क्या रखना चाहिए? 0। ये नहीं आई थी? अच्छा, तो लेट आई थी। तो बताओ ना, लेट आई थी। मुझे तो गुस्सा होने वाला था बहुत, आग बुला हो जाता है। तो t इक्वल्स टू 0। अगर t की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा? a की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ? a नॉट। अगर t की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a नॉट। उठा करके ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ln a नॉट दिस इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? ln a नॉट। क्या यही होगा? अगर इस ln a नॉट की यानी कि c की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? ln a दिस इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट, यही होगा ना। अब चूंकि a नॉट तो कांस्टेंट है तो ln a नॉट भी कांस्टेंट होगा, वो तो बदलेगा ही नहीं। वेरिएबल क्या है? एक तरफ t, वेरिएबल क्या है? एक तरफ तो t है और दूसरी तरफ क्या है? ln है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इसके लिए मुझे एक ग्राफ बना के बता सकते हो? क्या बताओ, क्या एक ग्राफ बना सकते हो? y एक्सिस पे अगर मैंने ln a रख दिया और x एक्सिस पे मैंने t रख दिया, तो बताओ स्लोप नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव? तो आपने कहा y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये तो होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इंटरसेप्ट c पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो यानी कि यहाँ से होना चाहिए शुरुआत। और स्लोप कैसा है? नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है? ln
ए नॉट है, ठीक है। और ये जो स्लोप है बेटा वो क्या है, के। माइनस मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, स्लोप हो गया के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो यहाँ तो समझ में आता है। अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ और मैं KT की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो बताओ KT की वैल्यू क्या आएगा? ln ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ln a नॉट माइनस ln a, क्या यही होगा? यस और नो? तो अगर मैं यहाँ से t की या k की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो आप यही बोलोगे ना, 1/t ln a माइनस b क्या होता है? ln a नॉट अपॉन a, यही होगा ना बेटा? बताइए। चलो ये तो रहा आपका सिंपल सा पोर्शन ln के फॉर्म में। अब मैं log के फॉर्म में इसी चीज को लिखना चाहूँ तो बताओ k की वैल्यू log के फॉर्म में क्या होगी? 2.303 बाई t log ऑफ a नॉट अपॉन a, क्या यही होगा? बन गया? अच्छा, अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे log लिख देता, यहाँ पे अगर मैं log लिख देता, इसी वाले इक्वेशन को देखते हैं, log ऑफ, ठीक छोड़ा था, अब वही log लगाने की क्या जरूरत? मैं लिख भी दूंगा तो एक यहाँ पे ln के बजाय log में एक ग्राफ बन सकता है। बना सकते हो क्या तुम लोग? जो ग्राफ मैंने ln में बनाया अगर वो log में बना सकते हो तो बताओ, बना सकता है कोई? नहीं बना सकता? कोई बात नहीं, फिलहाल ये नोट करो, फिर जाके बताऊंगा कैसे बनेगा। सेम ही होगा। चलो एक काम करते हैं, बना ही देता हूँ। ln x है तो यहाँ पे लिखेंगे 2.303 log ऑफ a, यही ना? दिस इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 2.303 log ऑफ a नॉट। अगर मैं 2.303 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ, अगर मैं 2.303 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, बताइए क्या आएगा रिजल्ट? क्या आएगा? यह हो गया log a, इधर log a आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303 t, सही ना? और इधर क्या आ जाएगा? प्लस log a। अब ये ग्राफ बनेगा क्या? सेम ग्राफ है, बस यहाँ पे क्या आएगा? log a। इंटरसेप्ट क्या होगा? log a नॉट, और बस स्लोप बदल जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? k अपॉन, तो चाहे आप log में लिखो चाहे ln में लिखो, जो भी आपका मन करे। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, आप हर एक के लिए प्रिपेयर रहेंगे। सुंदर सुंदर शब्दों में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब लोग, मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, कुछ कोऑर्डिनेट लिखूंगा, आपको उनके बीच में ग्राफ बनाना है। सबसे पहला कोऑर्डिनेट में लिख दे रहा हूँ, और आपको साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये जो ग्राफ आप बना रहे हैं वो किस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। मैंने y एक्सिस पे लिखा है रेट, जबकि x एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन। आपको ये ग्राफ बनाना है और इस बात को भी बताना है कि ये ग्राफ जो भी आप बनाए हैं ये किस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए। पहले एक केस बनाइए। जो भी अभी मैंने आपको ग्राफ दिया वो ग्राफ था कुछ इस तरीके से। एक्स एक्सिस पे क्या रखा था बेटा? एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन था, जबकि वाई एक्सिस पे। और चूंकि ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था तो मैंने आपको बताया
रेट दिस इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1। तो क्या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या ये y इक्वल टू एम एक्स वाला हो गया। अगर ये y इक्वल टू एम एक्स हो गया तो y इक्वल टू एम एक्स कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से, और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? इसका स्लोप बताओ क्या? पिछली बार क्या था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में a टू द पावर 0 था और इसलिए वो पैरेलल टू x एक्सिस जाता था। और इस बार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या पैरेलल टू x एक्सिस जाएगा? नहीं। चलो ठीक है, दूसरा भी ग्राफ पूछ लेता हूँ, अब बताना। इस बार दूसरा वाला जो ग्राफ है वो है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। जल्दी से ड्रॉ करो, बताओ किस कैसा बनेगा। और जो कोई भी बताएगा वो ये उसका आंसर परफेक्ट होना चाहिए और रिलेट करना चाहिए। जी बताइए। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ऐसे ऊपर की तरफ। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा? तो ग्राफ तो ऊपर जा ही नहीं सकता। और क्योंकि आपको पता है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये और टाइम, क्या ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा? एक और ग्राफ पूछ रहा हूं। लॉग ए नॉट बाई ए वर्सेस टी। स्ट्रेट लाइन क्या ओरिजिन से पास होगा कि नहीं? और उसका स्लोप क्या होगा? 1 by k। स्लोप क्या होगा? k। और पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। ये लॉग है ना, तो ग्राफ ऐसे जाएगा और इसका स्लोप क्या होगा बताना बेटा? k/2.30। क्या यही होगा? अगर आप इतना सब कुछ कर चुके हो तो लगे हाथ हाफ लाइफ निकाल दोगे क्या? निकाल लो? निकाल भी लिया। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने कहा हाफ लाइफ के लिए टी की वैल्यू टी हाफ होनी चाहिए और उस दौरान ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ए नॉट बाई, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ? 1/T। आगे लॉग ऑफ या ln? ln क्या था? ln चलिए यहाँ पे 2.303 ले देता हूँ। तो 2.303/T लॉग ऑफ a0/a। अब इसी वाली इक्वेशन में t की जगह हमें क्या रखना है? टी हाफ, और एक ही जगह क्या लिखना होगा? 2.303/T हाफ लॉग ऑफ a0/a0/2 को क्या ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से? a0 ने a0 को मार दिया तो log 2 की एक वैल्यू आएगी 0.6.
लॉग सारे लिखवाए थे ना कि इसका लॉग याद रखना है, लेकिन याद नहीं किसी एक दिन उठाऊंगा डंडा, उसी दिन याद करा दूंगा। बताना बेटा क्या होगा? 0.69। मेरे पास कैलकुलेटेड आंसर है 0.693 डिवाइडेड बाई, ये आप याद रखेंगे। ये क्या है? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ k इंटू टी इक्वल्स टू 2.303 log a नॉट अपॉन a, यही तो है। तो अगर मैं इसको इस तरफ जाऊंगा log a नॉट अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी? आप कहोगे k इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303, यही तो होगा। तो ये y इक्वल्स टू mx। अब आया y की जगह पे a नॉट अपॉन a है, x की जगह पे t है, m की जगह पे क्या? तो टी हाफ का एक फॉर्मूला आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जरा मुझे फिर से बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका टी हाफ का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई, क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी? हमारे सिलेबस में बस जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसी होने की बात है ये, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में थोड़ा सा इंटीग्रेशन टफ पड़ जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। केमिकल रिएक्शन सब बताऊंगा, सबर रखो यार, चैप्टर ये लेक्चर आज खत्म होने दो, सब कुछ पता चलेगा। अभी सबर रखो, चिंता मत करो, सब करो। देखेंगे, नोट कर लिया? नोट कर लो आराम से, ज्यादा हिंदी होगी। शेडो फर्स्ट ऑर्डर रेट्स, एक ऐसा रिएक्शन जो लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का है, बट एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसे हम शेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं, शेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन a reaction is called pseudo first order reaction if it follow first order kinetics, but molecularity is not one. मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जस्ट बाद में आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूलरिटी का इतना मतलब होता है कि जब भी कभी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, टकरा के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस टक्कर के दौरान, उस कोलिजन के दौरान कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, उसे मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पर मैंने अभी बताया कि एक ऐसा रिएक्शन जो एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि वो फर्स्ट ऑर्डर का है, बट उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 नहीं है, यानी कि उसमें कम से कम 2 पार्टिकल आपस में टकरा रहे होंगे,
तब जा करके कहीं वो प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन रिएक्शन कहता है कि यार हमारा जो रेट है वो केवल एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। और एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 आपको ऑर्गेनिक कर लिया है, बेस्ट एग्जांपल है इसलिए। और मैं इसका रिएक्शन H2O से कराता हूँ और एक प्रोडक्ट बनाता हूँ। क्या किसी ने कभी इस टाइप का रिएक्शन देखा है पिछले ज़माने में? कभी ना कभी तो देखा होगा। चलो इसको मैं छोटा सा तरीका दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। H2O टूटता है H+OH, आपको तोड़ना आ गया, जिसने बॉन्ड ब्रेक कराना सीख लिया, जोड़ना अपने आप आ जाए। ठीक है, ये आपको एक कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, CO ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अगर दोनों तरफ कार्बन होता है तो उसे हम प्योर कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, लेकिन एक तरफ कार्बन के अलावा कोई दूसरा होता है तो उसे हम इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बताइए। तो आपने कहा सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की या कार्बन की? तो जब भी कभी ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए H+ किसके पास जाएगा बेटा, माइनस के पास, तो माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास। फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH+, बताना C2H5। क्या हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल गए? कितना आसान रिएक्शन, हर में लोग ऑर्गेनिक से डरते हैं। तो क्या बेटा, हाँ बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता था। अच्छा क्वेश्चन है, बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता था, बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता था, लेकिन ये वाला भी था। इस वाले कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीजन है और इस वाले कार्बन के साथ आगे सिर्फ कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा वीक है इसके कंपेयर, इसलिए वाला। इसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में समझाऊंगा सब। तो हमने इस बॉन्ड को तोड़ा और CH3CO ऐसे बन गया, प्रोडक्ट हमारे पास है। तो अब जरा बताओ क्या मॉलिक्यूलरिटी आपको दो दिख रही है? मॉलिक्यूलरिटी आपको दो दिख रही है, क्यों? क्योंकि एक तो H2O है और दूसरा ये बड़ा सा आपको कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके तब दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन जब इसका रेट आप लिखोगे बेटा, जब इसका हमने रेट लिखा, इसका रेट मुझे कुछ ऐसा दिखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5। हमने कहा अजीब है, यानी कि H2O तो लिखना चाहिए था ना यहाँ पे H2O, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, H2O की पावर 0 होगी और इसकी पावर 1। तो अगर H2O की पावर 0 है तो क्या उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और अगर इसका इंडिपेंडेंट है, और मैंने आपको ये बताया था अभी कि रेट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो CH3COO C2H5 माना कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बट इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। क्यों? क्योंकि रेट लॉ ये कह रहा है कि इसका ऑर्डर 1। तो हम सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, शायद इसका ये इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जो वाटर का अमाउंट है वो एक्सेस में लिया गया। किस में लिया गया? एक्सेस में। और आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट आपने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा था, जो चीज़ एक्सेस होती है उसकी कोई मतलब नहीं है। हमारा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये हमारा एक्सेस में है, तो अगर H2O हमारा एक्सेस में है तो क्या उससे उसके कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे पड़ेगा? नहीं। किस पर किसका पड़ेगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये एक्सेस हुआ तो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, मोल कॉन्सेप्ट यूज हो गया। आप कहोगे यार ऑर्गेनिक भी यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी, फिजिकल भी, मोल कॉन्सेप्ट सब कुछ एक ही क्वेश्चन में यूज कर लोगे क्या? क्या करें, केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और अगर आपको अगर आप कनेक्शन सीख लिए तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक्सेस में होने की वजह से ये लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, इस वजह से इसका जो रेट है ये फाइनली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दैट्स व्हाई रेट इक्वल्स टू K एक्टिव मास ऑफ CH3COO C2H5 बस। और ऑक्सीजन के जो H2O है एक्सेस में होने की वजह से इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। ये रिएक्शन देखने में सेकेंड ऑर्डर लग रहा था, बट एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको नोट करें।
तो क्या एक एग्जाम्पल और दे दिया जाए? सुक्रोज, आप बायो के हो ना, क्या कोई मुझे सुक्रोज का फॉर्मूला बताएगा? C12H22O11 प्लस H2O, बताओ क्या होगा? बताओ बेटा। C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्या ग्लूकोज से, मतलब ये सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनने का जो प्रोसेस है H2O की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं, कभी नहीं। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। कितना ग्लूकोज बना है, कितना फ्रक्टोज बना है, ये सुक्रोज बताएगा। वाटर तो एक्सेस में है ना, इस वजह से जब इसका रेट हमें लिखना होगा तो बताओ रेट क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी बताओ। K इंटू एक्टिव मास ऑफ C12H22O। तो ये डाइसेक्राइड हुआ या मोनोसेक्राइड? बताओ, ये मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड? यार बायोलॉजी थोड़ा बहुत तो आता होगा, पढ़ा नहीं है? आपको ऐसा पढ़ाएगा होगा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, बहुत कुछ पढ़ाया गया होगा। बायोमोलिक्यूल पढ़ाया नहीं क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब्र रखो। 2 में टूट रहा है या 4 में? तो इसका मतलब डाई। शुगर यानी कि शक्कर 2 में टूट रहा है तो दैट्स वाई इसे हम कहेंगे डाइसेक्राइड। अगर 3 में टूटता तो ट्राइसेक्राइड, 4 में टूटता तो टेट्रासेक्राइड। ठीक है, इन सबको हम ओलिगोसेक्राइड के नाम से जानते हैं। 2 से लेकर 10 के बीच में अगर टूट रहा है तो उसे ओलिगोसेक्राइड के नाम से जानेंगे। 1 में अकेला कोई नहीं टूट रहा है तो उसे हम मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज बताओ क्या है? ग्लूकोज को पानी में डालने पे टूटता है क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया? मोनोसेक्राइड। और जो चीज मोनोसेक्राइड है उसका यूज हम लोग एनर्जी ड्रिंक बनाने में करते हैं। तो आप जो रेडबुल या स्ट्रिंग, ये जो कुछ भी पीते हो उसमें क्या होता है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है? ग्लूकोज। यही रीजन है कि ग्लूकोज पीने के बाद इंसान को थोड़ी देर तक ताकत रहती है, वो जल्दी खत्म नहीं होती क्योंकि टूट ही नहीं रहा। जो चीज टूटेगा नहीं उसकी ताकत तो बरकरार रहेगी ना। थोड़ी देर क्या, काफी देर तक। अब आप ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे तो ये थोड़ा ग्लूकोज एक बार पी लिया जिंदगी भर पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, इसी को स्ट्रिंग। तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया? एक नोट करके पॉइंट लिख देंगे। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर के कौन से, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा? जो एक्सेस में। देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड on the concentration of that reactant which present in the axis. हो गया? नेक्स्ट डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डाल सकते हैं? इसे रेज कर दो ना बेटा। अच्छा, क्या आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी SN1 SN2 का नाम सुना है? सुना है ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। कैसे डिसाइड किया गया था वहां? क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ते तब तक केमिकल कंडीशन भूल चुके होते, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिलेट कर दे रहा हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एक करके सारे फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर के ऊपर इफेक्ट डालता है। सबसे पहला लिखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो रिएक्शन करने वाला है उसका नेचर कैसा है, ये सबसे पहला फैक्टर है जो ऑर्डर के ऊपर इफेक्ट डालेगा। जैसे अगर आप लोगों को ये सिखाया गया हो कभी किसी जमाने में कि मैंने ऐसा कुछ CH3C CH3CH3C यहाँ पे Br, मैं इसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करूं तो ये रिएक्शन ऐसा होता था ना, CH3C CH3CH3OH आता था प्लस NaBr, यही ना। ये रिएक्शन आपका SN1 था या SN2, अगर किसी को याद हो तो बताओ क्या था ये SN1, ये SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब होता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है जो किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप सोच रहे हो यार ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लवर, है ना। फाइल का मतलब केमिस्ट्री में होता है प्यार करने वाला, और न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करे उसे न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कार्बन के ऊपर अगर ये बॉन्ड में तोड़ दूं तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ब्रोमीन उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और OH और Na को अगर मैं तोड़ूंगा तो Na प्लस और OH माइनस आएगा, और OH Na के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि Na प्लस है, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पड़ा। बट ऑर्डर फर्स्ट होने का क्या मतलब, इसके लिए आपको पढ़ाया क्या होगा कि जब भी कभी रिएक्शन फ्रंट से अटैक करता है, रिएक्टेंट फ्रंट से अटैक करता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन बैक से अटैक करता है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो अगर आप इसका ऑर्डर लिखोगे बेटा, तो ये आप इसका जब ऑर्डर लिख रहे होगे या फिर रेट लिख रहे होगे, इसका रेट जो होगा, अगर मैं इस पूरे वैल्यू को R बोल दूँ, इसको मैं क्या बोल दूँ बेटा, R बोलूँ, तो ये RX कहलाएगा कि नहीं, ये पूरा, है ना। तो मैं कहूँगा कि K इंटू RX की पावर 1, तो आपको क्या NaOH की कोई पावर मतलब नहीं रहेगा, आप कहोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दैट्स वाई NaOH यानी कि अटैक करने वाले ग्रुप से यहाँ पे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, उसके कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसकी पावर 0 होने की वजह से रेट फाइनली मैं लिख दूंगा K RX टू दी पावर 1, और इसलिए आपने इसको बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जब मैं इसी रिएक्शन के अलावा इसी का एक भाई ले लेता हूँ CH3 CH2 Br, और मैं इसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराता हूँ, तब आप कहेंगे कि सर ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2OH प्लस NaBr, अभी भी प्रोडक्ट वैसे ही कुछ बन रहा है, बट इस बार जो ऑर्डर होगा बेटा ये सेकेंड ऑर्डर का होगा, और हम बोलेंगे इसे SN2 रिएक्शन। क्यों सेकेंड ऑर्डर का है, क्योंकि जब इसका रेट निकाला गया होगा तो रेट निकालते समय उन्होंने देखा होगा कि इसका जो रेट है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ NaOH के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो 1 and 1, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे बेटा, SN2 रिएक्शन। इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1, इसलिए इसका नाम SN1 है। इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, इसलिए इसका नाम SN2। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो दोनों में कितने 2 है, इसमें भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है और इसमें भी मॉलिक्यूलरिटी 2। बस अंतर सिर्फ इस बात का है कि रिएक्टेंट का नेचर कहना चाह रहा है, रिएक्टेंट का नेचर बता रहा है कि वो SN1 ऑर्डर होगा या SN2। अब आप सोच रहे यार नेचर समझ नहीं आया, अभी भी समझ नहीं आया, दोनों तो एक ही जैसे हैं, RX है, फिर नेचर का क्या मतलब। अटैक करने वाला जो ग्रुप है ना, उसको क्या अटैक करने के लिए सहूलियत मिली है या नहीं, जिधर से उसको अटैक करना है क्या उस तरफ कोई उसको अपोज करने वाला नहीं है। अगर ये पीछे से, देखो ये पीछे से अटैक करेगा तो पीछे 3 ग्रुप हैं, इसलिए इसको अटैक करना मुश्किल है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट, जबकि इसमें अटैक पीछे से आराम से हो जाता है, सिर्फ एक अकेला ग्रुप प्रेजेंट। इस वजह से बैक अटैक SN1 में पॉसिबल होता है और SN1 में दोनों क्या बोल रहा हूँ, SN2 में बैक अटैक पॉसिबल होता है। और इस वजह से आप कहेंगे कि इसके दोनों कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इसका ऑर्डर डिपेंड कर रहा है, जबकि SN1 में बैक अटैक पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए फ्रंट से अटैक करना पड़ता है। इसका ओरिएंटेशन भी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे चल के आपको कोलिजन थियरी अभी पढ़ाऊंगा आज ही के लेक्चर में, तो पता चल जाएगा कि कोलिजन का इसका क्या मतलब है, क्यों कोलाइड नहीं हो पा रहा हो। इसको अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो पहला फैक्टर आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जिस मीडियम में रिएक्शन को कराया जा रहा है वो मीडियम का पीएच वैल्यू कितना है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला मैं रिएक्टेंट का नेचर की बात किया, दूसरा सॉल्वेंट का नेचर। सॉल्वेंट का नेचर का मतलब जिस मीडियम में रिएक्शन कराया जा रहा है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। अगर उसकी पीएच वैल्यू चेंज करोगे तो ऑर्डर भी पॉसिबल है कि चेंज हो जाए। तीसरा फैक्टर है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, आप सोच रहे हो इसका मतलब क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? अभी बताया कि अगर कोई इसमें से एक एक्सेस हो जाए तो क्या उसके ऊपर ऑर्डर डिपेंड करेगा? नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी ऑर्डर डिपेंड करता है। और एक लास्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, आप सोच रहे हो मैकेनिज्म का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएगा और उसके लिए ऑर्डर बदल जाएगा। और सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो वो उसका जो ऑर्डर है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है ना? तो इसके ऊपर भी ये चीजें डिपेंड कर रही है। ओके है, नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगले नंबर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दो तरीके से हम ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको जीरो ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए मैंने ग्राफ आपको बना के सिखा दिया। तो आप ग्राफ देख करके, अगर आपको ग्राफ दिया हो तो उस ग्राफ को देख करके ही तुरंत बता दोगे कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसे रेज कर दो। हेडिंग क्या डाला आपने? डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करें। इसमें लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से हम, क्योंकि ग्राफिकल मेथड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी मैंने दोनों फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बना दिया, तो आपको पता है कि कैसे उसे देख करके पता करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट लिखें। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में सबसे पहले हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको पता है, तो हाफ लाइफ मेथड इसका सब हेडिंग है। पहला है हाफ लाइफ मेथड। इसके लिए आपको ऑर्डर अगर पता करना है तो आप ऑर्डर n की वैल्यू, एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, 1 प्लस लॉग T2 बाई T1 डिवाइडेड बाई लॉग C2 बाई C। Tn कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था ना, C1 बाई C। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं।
अब आप सोच रहे हो कि इसमें T1 T2 क्या है, C1 C2 क्या है, लिख पहले नोट कर लो और इसमें लिखो where T1 is the half life at C1 concentration. T1 is the half life at C1 concentration and T2 is the half life T1 is the half life of C1 concentration and T2 is the half life of C2 concentration. अब T हाफ के लिए आपको A नॉट का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। A नॉट मतलब इनिशियल वैल्यू आपने कितना लेके चले। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको बताएगा कि T हाफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर n की वैल्यू 1 कर दूंगा तो जल्दी से मुझे बता, अगर मैं n की वैल्यू मान लो 0 कर दूंगा तो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट होगा। तो क्या हम लोगों ने पिछली बार लिखा भी था ये। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 कर दूंगा तो क्या T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट होगा या कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं। n की वैल्यू 2 कर दूंगा तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो यानी कि अगर आपको ऑर्डर पता चल जाए तो आप T हाफ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो T हाफ पता चल जाए तो ऑर्डर पता चल सकता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा? अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑर्डर 2 होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑर्डर 0 होगा, इंडिपेंडेंट है ऑर्डर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। एक और मेथड है वो है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन। इसी के दूसरा ओस्टवाल्ड, ये पहला है हाफ लाइफ मेथड, दूसरा ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड सेकेंड मेथड है। अच्छा, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में रेट दिस इज इक्वल टू के a टू द पावर x एंड b टू द पावर, ऐसा कुछ सिखाया गया आपको। हाँ। तो अगर आपको रेट लॉ डायरेक्ट पता हो जाए तो ज्यादा नहीं करना, डायरेक्ट रेट लॉ दिया हो तो क्या उस डायरेक्ट रेट लॉ को देख करके आप पता कर पाओगे कि उसका ऑर्डर कौन सा है। हाँ, कैसे? वेयर x इज द order of reaction with respect to and y is the order of reaction with respect to b and x plus y is the order of reaction over, ठीक है ना। नहीं, ये रेट लॉ डायरेक्ट दिया हो तब बताया। अगर डायरेक्ट रेट लॉ दिया हो तब जाके ये मेथड यूज करें। एक और मेथड है जिससे निकाल सकते हैं। क्या हो अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग रेट की वैल्यू दिया, एक रिएक्शन है उसके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे रेट की अलग अलग वैल्यू दे रखी हो, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट इतना है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट इतना है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट इतना है। मीन निकाल के हाँ देखते हैं। थर्ड मेथड लिखे बाय रेट इक्वेशन मेथड। रेट इक्वेशन मेथड, आपको पता है रेट कांस्टेंट किसी भी एक रिएक्शन का सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लिखवाया था।
अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तभी किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। इसका मतलब हमें उसी का तो फायदा उठाना है। कितना आसान था। तो आप कहेंगे कि सर R दिस इज इक्वल टू K A टू द पावर n होता है, ये तो होता है। A का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो गया बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं ऐसे लिखूं R1 इक्वल टू K C1 टू द पावर n और R2 दिस इज इक्वल टू K C टू द पावर n। भाई n तो वही रहेगा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर तो बदलेगा नहीं, वो तो वही रहेगा। कांस्टेंट K की वैल्यू तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो भी नहीं बदलेगा। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से सिर्फ क्या बदलेगा? रेट बदलेगा। हमने कहा बदल दो। तो क्या R1 बाई R2 अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? K C1 की पावर n बाई K C2 की पावर n, यानी K ने K को मार दिया। तो R1 बाई R2 की वैल्यू C1 बाई C2 टू दी पावर, क्या यहाँ से निकल आएगा? यस और नो? तो किसी भी रिएक्शन का रेट, अगर एसी बंद करवा दो, एसी बेटा थोड़ी देर के लिए बंद कर, मेरे पास रिमोट है। हाँ, तो हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये एसी का है किसी और तो ये रहा कुछ मेथड जिससे आप किसी भी रेट से अच्छे से डिराइव करेंगे। नेक्स्ट डालेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। नोट कर ले, इसको इरेज कर दूं। अब ऑर्डर आपका खत्म हुआ, ऑर्डर को निकालने का तरीका बता दिया, कांस्टेंट भी बता दिया। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और चेक करते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। जब भी कभी कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करना चाहता है तो ऐसे नहीं होता कि बस वो शुरू हुआ और रिएक्शन हो गया। उसके हमें मैंने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर A डाल दिया और उसी कंटेनर के अंदर B डाल दिया। कंटेनर के अंदर A पहले से प्रेजेंट है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिक्स्ड हो रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे ना, सॉलिड तो है नहीं। वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे, घूम टहल रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, कोलिजन हो रहा होगा। हमने B डाल दिया तो भी कोलिजन हो रहा होगा। अब पॉसिबिलिटी है कोलिजन कितने टाइप से हो सकता है। तो आपने कहा कि A का कोलिजन A के साथ हो रहा है, ठीक है, B का कोलिजन B के साथ हो रहा है और A का कोलिजन B के साथ भी हो रहा है। तो हमें मान लो एक रिएक्टेंट A है और एक रिएक्टेंट B है, दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट A भी बनाना है। तो A भी तो तभी बनेगा जब A और B आपस में कोलाइड होंगे। तो बताओ A के कोलिजन से क्या प्रोडक्ट बनेगा? A B के कोलिजन से क्या प्रोडक्ट, B B के कोलिजन से क्या प्रोडक्ट बनेगा? A B के कोलिजन से प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऐसे प्रोडक्ट बन जाए। प्रोडक्ट को बनने के लिए कोलिजन का एक परफेक्ट एनर्जी होना चाहिए, जिससे कम एनर्जी के साथ वो कोलाइड होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे ये मार्कर है और ये कप, दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन से प्रोडक्ट क्या होगा कि कप का टूटना। जब तक एक टूटेगा नहीं तब तक जुड़ेगा कैसे? तो सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करना सीखना होगा, तभी जाके बॉन्ड फॉर्म होगा। तो मैंने कहा मैं एक कोलिजन से इसको टकरा रहा हूं एक एनर्जी के साथ, तो क्या टूटा? नहीं ना। तो मतलब ये जो एनर्जी है सफिशिएंट नहीं, थोड़ी और एनर्जी चाहिए। नहीं हो, टूट ही नहीं रहा, सच में टूट जाएगा। 20 रुपए लेंगे इसका, नहीं टूट रहा।
इसका मतलब जितनी एनर्जी थी वो सफिशिएंट नहीं है। तो मुझे एक मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। उसी मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं, जिससे ये बूम टूट जाए। एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी कोलिजन को आप इफेक्टिव कोलिजन का नाम दोगे। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब एक ऐसा कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बन रहा है। क्या हर कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा? क्या नहीं। एक ऐसा कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बन रहा हो उसे हम इफेक्टिव कोलिजन का नाम देंगे। मुझे याद है यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में इसको इफेक्टिव कोलिजन को प्रभावी टक्कर नाम बोल देते हैं। ठीक है, प्रभावी टक्कर। जब मैं क्यों हम भैया हम लोग तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं और आप लोग उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हो। जो भी मैंने आपको पढ़ाया उससे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। स्नेह का मतलब होता है प्यार। इससे पहले हम भूल जाएंगे। नाभिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब नाभि। नाभि मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी। हिंदी इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। आप लोग मैग्नेटिक मोमेंटम को बड़े प्यार से बोलते हो, मैग्नेटिक मोमेंटम। हम लोग ध्रुवण आघूर्ण बोल के दिखाओ। अब इतने दिन हो गए तो बोल गया। तो इसलिए आप लोग रिस्पेक्ट करो, कोई हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हो उसका तो कितना झेला है बेचारे ने। आसान इतना नहीं होता। और उसके बाद सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब हिंदी मीडियम से हमें करणी 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 पढ़ाया गया, बाद में पता चला तो रूट होता है। तो अंडर रूट को हम बोलते थे करणी। ठीक है, तो अचानक से आप हिंदी मीडियम से, दुनिया का कोई भी ऐसा ग्रेजुएशन नहीं है जो साइंस फील्ड में हो और हिंदी में हो। तो कोई भी बच्चा अगर साइंस फील्ड में है तो और उसने हिंदी मीडियम से 12th पास किया है तो समझ लो उसकी तो लग गई। क्यों? क्योंकि अचानक से ग्रेजुएशन मुझसे इंग्लिश मिलने वाला, चाहे बीएससी हो चाहे कोई भी साइंस का ग्रेजुएशन हो, उसे इंग्लिश में ही करना है। अभी हमारे बीजेपी के नेताओं ने कुछ चेंजमेंट किया है कि अब भोपाल में मेडिकल कॉलेज में हिंदी में एमबीबीएस कराया जाएगा। हमने कहा, हम लोग ऐसे बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो मेरा भाई कह रहा यार सत्यानाश कर। हिंदी में पढ़ाने के लिए हिंदी में रिसोर्सेज भी होने चाहिए। मेडिकल या इंजीनियरिंग के सारे रिसोर्सेज इंग्लिश में, या तो आप उठाओ फिर वेद ढूंढ के लाओ। तो उतना टैलेंट होना चाहिए ना, संस्कृत भी तो आनी चाहिए, वो भी तो नहीं है किसी के अंदर। बीएमएस पूरा हिंदी में होता है, पूरा वेद पढ़ाया जाता है, पूरा वेद। और उन बीएमएस के बच्चों से पूछो जाकर के। परसों मेरे पास एक मैं अभी ये मोबाइल यहाँ लगा हुआ नहीं तो दिखाता, एक बच्ची ने मुझे 2 फोटो भेजा, उसने कहा सर इसको ट्रांसलेट करके बता दो बीएमएस। उनसे पूछो जाके उनके दिल पे क्या बीत रही है। ऐसे ऐसे वर्ड है जो कभी सुना नहीं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड तो उसने मुझे बताया मैंने भी नहीं सुना। पढ़ना पड़ता, लिखना होता, संस्कृत में श्लोक लिखने होते तब पास होते हैं। लेकिन जिसने बीएमएस अच्छे से कर लिया उसकी लाइफ में, मतलब सोचो कि जो हेल्थ है ना वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। कोई बीमारी हो ही नहीं सकती उसको, बगैर किसी मेडिसिन को ठीक हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज है उसमें। नॉलेज तो तब आएगा जब लैंग्वेज समझ में आएगी। हमें चाइनीज में पढ़ाया जाएगा, हम ऐसे सुनेंगे क्योंकि हमें तो आई नहीं। हम कितने भी टैलेंटेड हो अपने आप में, लेकिन हमें लैंग्वेज नहीं आ रही। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आज हम लोग कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या बेटा? क्यों नहीं करना चाहिए? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे से सब ढल जाते हैं। मैं भी तो 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, और आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पिछले 10 सालों से इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। 4 साल का बीटेक इंग्लिश में हुआ। जब हमारा स्पीच वगैरह होता था सब इंग्लिश में होता था, टूटी फूटी बोल लेते थे। तो इसलिए हम वहाँ पे प्रभावी टक्कर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों मुझे आज तक याद है, 2007 की वो बात आज तक कैसे याद है? नहीं, इसलिए नहीं, उसका रीजन है। हमारे यहाँ जो एक टीचर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, देवेंद्र प्रताप सिंह, वो अच्छे टीचर थे।
वो अलग बात है। कब मोलरिटी बोलते थे, समझ में नहीं आता था। मोलैलिटी का मतलब समझ रहे हो? हम लोग को नॉर्मलता मोललता पढ़ाया जाता था। तो वो अलग बात है कि वो कब बोलते थे पता नहीं चलता था, लेकिन बहुत अच्छे टीचर थे, मज़ा आता था पढ़ने में, एकदम ऐसे देखना पड़ता था। और उनकी खास बात, दरवाज़ा खुला रहता था। यहाँ गेट है, वहाँ तो गेट नहीं होता था, सरकारी स्कूल में गेट होता है, वहीं से गली में है, बोलना शुरू कर देंगे, बच्चा एकदम लिखना। उनकी क्लास होगी तो सब एकदम कॉपी खोल के बैठे रहेंगे ऐसे, हाँ सर डीपी सर आएंगे। वहाँ जैसे एंट्री किया शुरू, भाई लिखना शुरू, ये टैलेंट। लेकिन सच में सरकारी स्कूल का एक ऐसा टीचर जो अपना काम ईमानदारी के साथ, बहुत बड़ी बात थी। और उनके पढ़ाए हुए टीचर IITian बने, मतलब बच्चे IITian बने जो सरकारी स्कूल। तो ईमानदारी के साथ उनका काम। लेकिन अगर तुमने गलती की, अगर उनकी क्लास में किसी ने कर दी, बस भाई साहब इधर पहले 1 घंटा आप मार देते, उसके बाद पूछते जमाई के माई, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ा, फिर 1 मार देते, फिर जमाई के माई। रात में सोए नहीं हो? उसने कहा सर नहीं, रात में पढ़ रहा था, फिर 1 तमाशा मारे। पूरी रात पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसे टीचर थे, लेकिन मजा ऐसे। और अगर किसी ने गलती से सीट के ऊपर ऐसे कर दिया, बोला ब्रेन को तुम रिलैक्स दे रहे हो, तो सो जाएगा ना। और अगर किसी ने सीट पे ऐसे कर लिया तो उनके साथ ये होता था, आप एकदम अपनी बैकबोन को सीधा करके एकदम बैठो। बस हम लोग योग कर लेते थे उस 40 मिनट में। 40 मिनट का पीरियड होता था, 40 मिनट योग हो जाता था हमारा, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन तभी काम करेगा, आपकी एनर्जी तभी जाकर के फ्लो कर पाएगी। हमने कहा ये अब हमारी क्लास में देखो ऐसे तो ब्रेन को रिलैक्स मिल रहा तो कहाँ से काम है? तो प्रभावी टक्कर। एक बच्चे ने अभिषेक नाम था, तो सर आए उस दिन, दूसरे सर थे कॉपी देखने के लिए। हम लोगों ने साहिवाल बोलते थे, बहुत मोटे से थे, गाय का नाम था। तो नहीं, हर टीचर का एक निकनेम होता है। आप लोग मेरी भी बेइज्जती बाहर जाके करते ही हो, चलो थोड़ा बहुत तारीफ भी कर देते हो। तो साहिवाल सर, मतलब सॉरी है, इनका नाम भी नहीं याद आ रहा। तो सर की खास बात थी कि वो भी बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत मारते थे। अब आप सोच रहे हो, हम लोग को समझ नहीं आती थी ये टीचर इतने खड़ूस क्यों। हमें ऐसा लगता था टीचर ऐसे ही होते हैं, यकीन मानिए 12th तक हमें ऐसा लगता था ऐसे खड़ूस ही होते हैं टीचर, एकदम ऐसा लगता है दुनिया से एकदम परेशान, हाँ फ्रस्ट्रेटेड, हाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड। ऐसा लगता है जैसे कि बीबी ने आज खाना नहीं दिया इनको, ऐसा फील होता हो। लेकिन जब हम लोग एकेडमी आए, कोचिंग में पहुँचे, तब हमने ऐसे टीचर्स देखे जो हंसी मजाक करते हुए पढ़ाते थे और कितना अच्छा पढ़ाते थे। तब हमें लगा यार ऐसे भी टीचर होते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुँह बुलाए यो ऐसे होते टीचर। लेकिन टीचर बाद में पता चला यार टीचर तो हंसी मजाक भी करते हैं और प्यार से पढ़ाते हैं। कभी कोई भी बच्चा अगर परेशान होता है उसे प्यार से डील भी करते हैं। तो ऐसे भी टीचर होते हैं। 12th के बाद साहिवाल सर, मतलब वो जो भी सर थे, नाम नहीं आता, प्रभास नाम। तो प्रभास सर की खास बात ये थी कि वो जब भी आते थे वो 5 फुट का डंडा लेके आते थे, पतली सी एकदम 5 फुट का डंडा ऐसे लेके आते। और उस दिन तो कॉपी चेक कराना था, कॉपी चेक कराना, एग्जाम की कॉपी थी, वो ला के हाफ ईयरली एग्जाम था, उसके बाद सबको बुला के तो सबकी कॉपी बटने पहले जैसे क्लास में पहुँचे वो, उन्होंने कहा अभिषेक आया है क्या? तो अभिषेक को लगा मेरे ही बगल में, हम लोग बैक बेंचर थे, मेरे ही बगल में बैठा था। तो अभिषेक कह रहा, हमने कहा भाई तुझे बुला रहे। उसने कहा मारेंगे, पक्का मारेगा आज ही। ऐसा यार साहिवाल आज मारेगा। क्यों? पेपर अच्छा नहीं हुआ? यार पेपर तो ठीक ही हुआ था, हमें क्या ही पता चलता था पेपर अच्छा हुआ या बुरा, बस पेपर दे के चले आते थे। पेपर तो ठीक ही हुआ, मैंने कहा फिर क्यों डर रहा है? तो प्रभास सर ने क्या किया, उन्होंने कहा अभिषेक नहीं आया है? नहीं। अब 70-80 बच्चों की क्लास होती थी, तो कहाँ सर को पता हो कौन अभिषेक। तो सर ने कहा कि
इस पूरी कॉपी में ये 85 स्टूडेंट थे उस टाइम पे, 70 बच्चे आते थे, 15 गायब रहते थे। तो उन्होंने कहा इस पूरी 85 कॉपी में से अभिषेक नाम का जो बच्चा है उसकी कॉपी सबसे ज़बरदस्त, उसी ने सबको अच्छे से, मतलब उसने सारी चीज क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो है नहीं, तो अगर आ जाएगा तो उसके सामने करूंगा तो ज़्यादा हवा मुड़ने लगेगा, इसलिए तो सबने तालियां बजा दी। उसके बाद तब तक जैसे दूसरी कॉपी निकालने शुरू की तब तक वो बोलते सर वो अभिषेक वर्मा आया, अभिषेक वर्मा शर्मा, नहीं अभिषेक शर्मा, सर मैं ही हूँ। तुम बेटा तो बता कर, उसने कहा सर मुझे लगा अभिषेक वर्मा की आप बात कर, आ जाओ। हाँ वो एकदम तालियां बज चुकी थी उसके लिए, वो एकदम मस्त, एकदम पूरे एकदम फॉर्म में था। और गांव में साइंस भी बहुत, लड़कियां बहुत कम लेती थी, लड़के ज़्यादा होते थे उसमें। तो मेरी पूरी क्लास में 22 स्टूडेंट थी जो लड़कियां थी जो साइंस की, हाँ 22 लड़कियाँ। तो अब वहाँ 85 के बैच में 22 लड़कियाँ, कंपटीशन ज़्यादा तेज होता था उस टाइम पे। तो वो आया बेचारा एकदम, वो आया और जैसे सर के पास पहुंचा, सर ने कहा बेटा ये कॉपी पकड़ो, क्वेश्चन नंबर 12 जरा पढ़ो। 12 क्वेश्चन क्या था? प्रभावी टक्कर को परिभाषित कीजिए, डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इंग्लिश में बोलो डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अब वो परिभाषित क्या किया? जब हाईवे रोड पे एक तरफ से ट्रक और दूसरी तरफ से साइकिल आ रही होती है, हाँ भाई, और जब वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, ट्रक चूर चूर हो जाता है, साइकिल को खरोच तक नहीं आता। इस टक्कर को प्रभावी टक्कर। तो सर ने कहा क्या तू समाजवादी पार्टी का ऐड कर रहा है क्या? और यूपी में समाजवादी पार्टी भाई वैसे भी चल, तो कहना समा यकीन मानो जो पीटा है वो कि कोई भी बच्चा मेरी बैच का उस दिन का कोई बच्चा प्रभावी टक्कर का डेफिनेशन नहीं बोलेगा, इतना पीटा है वो उस दिन। तो इसलिए मुझे याद है, जब भी मैं इफेक्टिव कोलिजन बताता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मुझे याद आ जाता है प्रभावी टक्कर भी हुआ था, गजब का टक्कर हुआ फिर सर और उसके बीच में। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब लिखते हैं, लिखेंगे it is the number of reacting species it is the number of reacting species it is the number of reacting species that collide simultaneously to bring about a chemical reaction, जैसे अगर मैं कहूं कि A और B को आपस में मिला के बनाना है AB, तो आप कहेंगे जो कोलिजन, पॉसिबल कोलिजन बताओ कितना हो सकता है? आप कहेंगे A प्लस A कोलाइड हो सकता है ना? एक B का B के साथ कोलिजन हो सकता है, A का B के साथ, A के B के साथ कोलाइड होने में भी आपका इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है और नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है ना? तो अगर इफेक्टिव कोलिजन हुआ तो रिएक्शन होगी, अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। इसी इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कोलिजन के बीच में, यानी कि अगर इफेक्टिव कोलिजन, या आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन के दौरान जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो रहे होते हैं वही मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है, ठीक है ना? चलो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 रिएक्टेंट है A प्लस B प्लस C। अगर A प्लस B प्लस C आपस में जा करके ABC बना रहे हैं, तो आप बताओ इसमें कोलिजन कितना हो सकता है? A का हो सकता है, यही ना? B का कोलिजन हो सकता है, C का कोलिजन हो सकता है। क्या इन तीनों में से एक भी
कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं। प्रोडक्ट में तीनों एक साथ कोलाइड होने चाहिए। कौन कौन से? ए, बी और सी। तो आपने कहा ठीक है, तो ए का कोलिजन हो सकता है, हमने कहा हाँ। आपने कहा सर बी का कोलिजन हो सकता है, हमने कहा हाँ। आपने कहा सी का कोलिजन हो सकता है, हमने कहा हाँ। क्या इनसे प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं। आपने कहा सर ए का कोलिजन बी के साथ हो सकता है, हमने कहा हाँ। आपने कहा बी का कोलिजन सी के साथ हो सकता है, हमने कहा। आपने कहा सी का कोलिजन ए के साथ हो सकता है, हमने कहा हाँ। क्या प्रोडक्ट बना क्या? नहीं बना। अब कोलिजन हो सकता है ए बी सी का हो, और अगर ए बी सी का कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसके भी कितने चांसेस हैं? 50%। क्यों? क्योंकि 50% चांस है कि ये इफेक्टिव कोलिजन हो और 50% चांस है कि ये नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो। तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या पॉसिबिलिटी जैसे जैसे रिएक्टिंग स्पीसीज बढ़ रहे हैं, क्या उनकी साइमल्टेनियसली कोलाइड होने की पॉसिबिलिटी कम हो रही है? और अगर साइमल्टेनियसली कोलाइड होने की पॉसिबिलिटी कम हो रही है, सोचो 2 में तो इतना है 1/25, और इसमें तो पता नहीं कितना होगा, अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। हमें तो फैक्टोरियल लगा करके फॉर्म में निकलेगा, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो फिर भी मान लेते हैं कि एक चांस ऐसा मिलेगा, और इसका भी 50% चांस होगा कि ये कोलिजन इफेक्टिव हो। तो आपने कहा सर 3 की मॉलिक्यूलरिटी 3 होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस वजह से मॉलिक्यूलरिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 मॉलिक्यूलरिटी लाखों रिएक्शन में कहीं एक रिएक्शन होगा जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 होगी, यानी कि 0, 1, 2 और 3 मॉलिक्यूलरिटी वाले रिएक्शंस आसानी से मिल जाते हैं, बट 4 वाले आसानी से नहीं मिलते। इसलिए हम कहते हैं कि 4 मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियसली कोलाइड होना इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलरिटी 0, 1, 2 या 3 हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, सॉरी जीरो नहीं, जीरो में गलती से ये भावनाओं में बह के निकल गया, 0 नहीं, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल एक तो होगा ना, नंबरिंग तो एक थी होगी, 0 मॉलिक्यूल का मतलब ही नहीं। लिखेंगे नेक्स्ट, लिखें मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 and 3 are quite common. Molecularity of 1, 2 or 3 are quite common, while higher value are very uncommon. क्या रीजन होगा? वेरी अनकॉमन। क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ वेरी रेयर चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन, वेरी रेयर चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन of such number of reactant. अगर 4 होगा तो 4 का रिएक्टेंट का आपस में कोलाइड होना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। नंबर ऑफ रिएक्टेंट, सच नंबर ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस? एक तरफ मॉलिक्यूलरिटी लिख लो, एक तरफ ऑर्डर, या पहले मॉलिक्यूलरिटी लिख लो बाद में ऑर्डर लिख लो, जो भी जैसा लिखना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। तो एक पहले हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एक तरफ जिन लोगों ने 2 कॉलम बनाया, एक तरफ मॉलिक्यूलरिटी एक तरफ ऑर्डर, तो पहले मॉलिक्यूलरिटी में लिख लिया। क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, जल्दी से बता दीजिए पहले। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट कोलाइड एट साइमल्टेनियस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन अगर लिखने की जरूरत तो नहीं है, वो तो ऑलरेडी आपने लिख रखा है। देखेंगे क्या ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल? थ्योरेटिकल है। देखें, इट इज अ थ्योरेटिकल फैक्टर, इट इज अ थ्योरेटिकल फैक्टर
मॉलिक्यूलरिटी में लिखेंगे इट इज अ थ्योरेटिकल फैक्टर। क्या ये मॉलिक्यूलरिटी में ही आगे लिखेंगे? ये थ्योरेटिकल फैक्टर हो गया पहले पॉइंट। दूसरा बताइए, क्या ये जीरो होगा? नहीं। क्या ये नेगेटिव होगा? नहीं। नहीं, ये नेगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, फ्रैक्शन होगा? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेवर जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। पॉजिटिव इंटीजर होगा, कभी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन different steps may have different molecularity. For a complex reaction, different steps may have different molecularity. आप सोच रहे हो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, तो बताइए। मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो। अलग अलग स्टेप में अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अभी पता चल जाएगा, देखो, ठीक है। अब हो गया आपका ये मॉलिक्यूलरिटी हो गया। अब हम ऑर्डर के बारे में डिस्कस करें। बताइए, सबसे पहला ऑर्डर जो आपने मॉलिक्यूलरिटी में लिखा उसी ऑर्डर को बनाइए। क्या होगा वो? क्या वो एक्सपेरिमेंटल होगा? हाँ। ठीक है, पहला पॉइंट लिखें, इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। ऑर्डर क्या हो सकता है? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, फ्रैक्शन होगा, नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो। जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। अब तीसरा कौन सा लिखा था उसमें? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। इसमें बताइए भैया, रिएक्शन चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे जैसा हो, स्लोवेस्ट स्टेप से जो रेट निकलेगा, जो ऑर्डर निकलेगा, वही ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन के लिए होगा। देखेंगे, order is always specific for a complete reaction. Order is always specific for a complete reaction. क्या मैंने ये बता दिया कि स्लोवेस्ट स्टेप से निकाला जाता है? स्टार्टिंग। हो गया ना? ठीक है, ये रहा आपका ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में अंतर। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये ऑर्डर है या मॉलिक्यूलरिटी, तो मैंने आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझा दिया। फिर से एक बार बताइए, क्या ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? लेकिन क्या मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव हो सकता है? क्या ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है? क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन हो सकती है? क्या ऑर्डर जीरो हो सकता है? क्या मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी 10 हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी 10 हो सकती है? क्या ऑर्डर 10 हो सकता है? मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होगी, हम एटलीस्ट हमारे सिलेबस में तो नहीं। ठीक है, ओके। नहीं, ऑर्डर एक से ज़्यादा, ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नहीं है। ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन, फैक्टर नहीं, मैं एक मिनट, फैक्टर इफेक्टिंग हो गया। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर की इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर 10 मिनट का ब्रेक होगा। ठीक है, देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसे आर्हेनियस थ्योरी बोलते हैं। हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, या कहिए तो 10 मिनट का ब्रेक दे दूं फिर जाके शुरू करूं? ठीक है, चलिए 10 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जिससे आर्हेनियस इक्वेशन।